दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसानों के एक दिन का उपवास खत्म हुआ। यानी जो किसान इस देश को पीढ़ियों से अनाज देता आ रहा है उसे भी एक दिन का उपवास इन बातों के तहत रखना पड़ा कि अगर 3 कानून बरकरार रह गए तो वह अपनी ही जमीन पर गुलाम हो जाएगा। आने वाले वक्त में 2 जून की रोटी के लाले उसे भी पड़ जाएंगे, तो उसे इस तरीके से एक दिन का उपवास भी मंजूर है और शायद अपने आंदोलन को तब तक आगे ले जाने की सोच को भी बरकरार रखना है जब तक सरकार की तरफ से यह उम्मीद ना जगा दी जाए कि आने वाले वक्त में आप अपनी जमीन पर गुलाम नहीं होंगे, आपके अनाज को खरीदा जाएगा। जो पैसा अनाज उपजाने में लगता है उससे ज्यादा कीमत दी जाएगी। लेकिन कोई भरोसा, कोई उम्मीद इस दौर में जाग नहीं रही है। किसान उपवास पर बैठा था और देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में लगातार गुफ्तगू कर रहे थे। कृषि मंत्री हो, इस देश के रक्षा मंत्री हो, इस देश के गृह मंत्री हो, इस देश के वाणिज्य मंत्री हो, सभी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस देश के कृषि मंत्रालय से लेकर कृषि भवन तक के भीतर कई दर्जन नौकरशाह लगातार सरकार को यह टिप्स दे रहे थे कि इन बातों को अगर किसानों के सामने इस तरीके से रखा जाए तो शायद बात बन सकती है। और सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने पहली बार आजादी के बाद इस देश में कृषि सुधार की तरफ कदम बढ़ाया है। इससे पहले किसी ने यह हिम्मत नहीं की थी। हमने ही एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म की सोची और यह 3 कानून उसी के लिए है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि सरकार की दृष्टि में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है और यह 3 कानून है वह उसे सही क्यों लगते हैं और किसानों को यह सही क्यों नहीं लग रहे हैं। और इन दोनों के बीच सिर्फ आप दिल्ली की सीमा पर खड़े किसानों की तादाद को मत देखिए, यह आज समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में जो 12 करोड़ किसान और 14 करोड़ मजदूर एक साथ लगकर कितनी उपज उपजाते हैं और दुनिया के भीतर में भारत की उपज कहां कहां चली जाती है। गोडाउन से लेकर रिटेल सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट तक की स्थिति अगर इस देश के भीतर से पैदा हुई है तो उसकी नब्ज कहीं ना कहीं किसानी पर ही टिकी है। यानी अनाज नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कौन करेगा, अनाज नहीं होगा तो गोडाउन किसके लिए होंगे, अनाज अगर नहीं होगा तो उसको रिटेल सेक्टर में बेचने के लिए कोई क्यों जाएगा। यह सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि जो अनाज है जिसे किसान उपजाता है उसको ही इस देश में उसकी लागत का मूल्य भी ना मिल पाए और सरकार इसलिए हाथ खड़े कर दे कि अगर एमएसपी के तहत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अगर उसके तहत उसने 23 फसलों को खरीदना शुरू कर दिया तो उस पर तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ जाएगा। सरकार 15 लाख करोड़ रुपए कैसे दे सकती है किसानों को, यह एक मुश्त आपको लग सकता है। और मौजूदा वक्त में वह सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए ही जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन दुकानों से अनाज मिलता है उसके तहत एमएसपी से खरीदती है और लगभग 6% किसानों से वह एमएसपी का अनाज खरीद सकती है। लेकिन एमएसपी अगर कानून बन जाएगा तो कम से कम 60% किसान, वह बिहार का किसान हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, केरल का हो या तमिलनाडु का हो, सब जगहों से एमएसपी के तहत सरकार को खरीदना पड़ेगा। और सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ कैसे उठा पाएगी? यह तो बहुत बड़ा बोझ है और सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म में यह फिट बैठता भी नहीं है। तो आज जरा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की उन परिस्थितियों को समझ लीजिए। सरकार के इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म के दायरे में किसान बिल्कुल नहीं आते हैं। यानी किसानी खत्म हो जाए तो ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता है। सरकार इस दिशा में बढ़ चुकी है। आप कहेंगे यह कैसे संभव है कि किसानी खत्म हो जाए? इसका बड़ा छोटा सा जवाब यह होगा कि इस देश के भीतर में जितने गोडाउन्स हैं, जो भी रिटेल सेक्टर से जुड़ा है, जो भी एग्रो कंपनीज काम कर रही है, जो भी फसल बीमा देने के नाम पर इंश्योरेंस देती है किसानों को, सभी को अगर मिला दीजिएगा, जो किसान के प्रोडक्ट से इस देश के भीतर में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनकी तादाद 3,000 से ज्यादा है। और इन 3,000 कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी 3 लाख से ज्यादा हैं जो सीधे पेरोल पर है।
अतिरिक्त कितनी बड़ी तादाद है वो गिनने की बात नहीं है, वो बड़ी तादाद है। 3 लाख तो सीधे कर्मचारी हैं और इनको जो लाभ होता है वह उस 15 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ होता है जिसे सरकार एमएसपी के तहत देने से इनकार कर रही है। आप कहेंगे ये कौन सा गणित है? हमें लगता है आज जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो किसानों की गिनती मत कीजिए, दिल्ली की सीमाओं को छोड़ दीजिए और जरा समझिए इस देश के भीतर में किसान कितने अनाज को उपजाता है। हम लोग 2018, 19, 20 को ही एक बेसलाइन बनाते हैं तो चावल जो उपजा इस देश के भीतर में 102 मिलियन टन, जो गेहूं उपजा वो 106 मिलियन टन, यानी फूड ग्रेन्स जो टोटल था वो 291.95 मिलियन टन था। इसमें पल्स यानी दाल भी 26.30 मिलियन मीट्रिक टन, यह भी जोड़ दीजिए। वेजिटेबल जो किसान उपजाता है वो तकरीबन 191 मिलियन टन भारत में वेजिटेबल्स उगते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो 97.97 मिलियन टन, यह सिर्फ फ्रूट्स होते हैं। यानी हॉर्टिकल्चर को जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 320.48 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर होता है। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अनाज, फसल, सब्जी, सारी चीजें होती हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में अनाज को अपने गोडाउन में रखकर उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में अब ले जाना चाहती है। और इसके लिए अभी तो शुरुआत होगी आने वाले वक्त में, लेकिन मौजूदा वक्त में शुरुआत में समझिए, इस देश में जो गोडाउन बना ले उसको लगभग 8000% मुनाफा होता है। 8000% मुनाफा गोडाउन बनाने वाले को, रिटेल सेक्टर वाले को 1600% मुनाफा होता है, जो एक्सपोर्ट करता है उसको 1400% मुनाफा होता है, एग्रो कंपनीज जो है उनको 7000% मुनाफा होता है। परसेंटेज का मुनाफा, जो परसेंट पैसा लगा रहे हैं, माल ला रहे हैं और उसका सेल कर रहे हैं, उसका मुनाफा हम बता रहे हैं। बीमा कंपनियों को लगभग 9000% का मुनाफा होता है। एग्रीकल्चर कंपनीज जो होती है उनको लगभग 7000% का मुनाफा होता है। लेकिन किसान सिर्फ अपने लागत को चाहता है और लागत से 50% ज्यादा, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है वही चाहता है। सरकार कह रही है 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा एमएसपी लागू कर दिए तो, क्योंकि 15 लाख करोड़ का भी अगर आप हिसाब समझना चाहते हैं तो रियल टर्म में वो लगभग 10 लाख करोड़ होगा। लेकिन बाकी 5 लाख करोड़ का जो जिक्र हो रहा है वो दरअसल उसमें 14% प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है, जिसमें मंडी टैक्स होता है, आड़ती टैक्स होता है, रूरल डेवलपमेंट सेस होता है, पैकेजिंग होती है, स्टोरेज होता है, लेबर होता है। इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कहते हैं। इस पर लगभग 14% खर्च आता है एफसीआई का। 12% जो वो वितरित करती है अलग अलग जगहों पर, जिसपे लेबर होगा, लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा, वह भी लगभग 12% खर्च करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अनाज भिजवाना, राज्यों में भिजवाना, जिला पंचायत तक भिजवाना, यह सब में खर्च आता है। और 8% होल्डिंग कॉस्ट होता है, जिसको आप अनाज को रखते हैं। अनाज बचा के रखे थे, तभी आप इस महामारी के दौर में 80 करोड़ लोगों को कह पाए कि 5 केजी अनाज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि अनाज आपके गोडाउन में था। उस पर लगभग 8% का खर्च आता है, यानी लगभग 5 लाख करोड़ का खर्चा इसी रूप में हो जाएगा। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया एमएसपी को लागू करने के बाद निछावर करने को तैयार है, तो जो सरकार नहीं है इसीलिए वो नहीं मानेगी, आखिर तक नहीं मानेगी। लेकिन सवाल है, जब उस उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियां जो है, हमको लगता है आज आपको कंपनियों के नाम भी बताना चाहिए, ऐसे आप शायद, हमने गोडाउन्स का जिक्र तो इससे पहले बहुत किया है। वॉलमार्ट के गोडाउन्स हैं, अडानी के गोडाउन है इस देश के भीतर में, अलग अलग कंपनियों ने गोडाउन खोले हैं। लेकिन इस देश की टॉप मोस्ट कंपनी हम जैसे बताते हैं एग्रो कंपनी, बड़ी पुरानी कंपनी है पीआई इंडस्ट्री। यह आज से नहीं खुली है, यह दुनिया भर में इसका भारत बेस था। इसने भारत से चाइना, जापान, जर्मनी, सब इसमें लगभग 2000 इंप्लॉय काम करते हैं। और इसके जो रिटेलर्स पॉइंट हैं वो लगभग 84,000 रिटेलर्स पॉइंट हैं। इसका जो ईयरली जो नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, नेट इनकम जो है वो 700 करोड़ से ज्यादा का है। किसान इतना कभी नहीं कमाएगा, यह कंपनी कमाती है। आरसीएफएल यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 3000 करोड़ का है और इसका जो प्रॉफिट है ईयरली लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट है। पंजाब केमिकल्स क्रॉप
प्रोटेक्शन लिमिटेड, यह 1975 में कंपनी बनी थी। इसका मार्केट कैप लगभग 850 करोड़ का है, लेकिन इसका 30 करोड़ का लाभ इसका हर साल इसको हो जाता है। ये छोटी कंपनी है लेकिन हो जाता है। जो तमाम कंपनियों का हमने जिक्र किया, इसमें 30 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का ईयरली लाभ पाने वाली कंपनियां हैं। और उनका प्रोडक्ट क्या है? अनाज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। वो अलग अलग तरीके से चीजों को डेवलप कर रही है और उनको डेवलप करने में सरकार मदद करती है, बैंक लोन देते हैं, लेकिन किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। एस्कॉट लिमिटेड, इसका मार्केट कैप तकरीबन 8000 करोड़ का है और इसको 30 करोड़ सीधे सीधे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट है उससे 30 करोड़ का लाभ इसको सीधे सीधे होता है। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।